भारत के बहुत सारे आकाश तीर छोड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपना खुद का दो तीर छोड़ रहा है, एक भारत के ऊपर और एक यूरोपियन यूनियन के ऊपर। भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अभी पंगा ले लिया है। क्या ट्रंप पागल हो चुका है? क्या इस मैडनेस के अंदर कुछ मेथड है ट्रंप का? ट्रंप की स्ट्रैटेजी क्या है? और जो यूरोप के साथ ट्रंप पंगा ले रहा है उसका बेनिफिट भारत कैसे उठा रहा है? और डीप स्टेट जो है, जो यूरोपियन इलाइट्स हैं, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप पंगा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भारत के दुश्मन भी हैं वो भी थोड़े डिवाइडेड हो चुके हैं। इसलिए जयशंकर जी अभी यूरोप में हैं और डीप स्टेट के लोगों के साथ वहाँ पे मिल रहे हैं। डिफेंस की भी बातें हो रही हैं, ट्रेड की भी बातें हो रही हैं, फ्री ट्रेड डील की भी बातें हो रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक मैसिव डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक वॉर स्टार्ट कर रहा है। इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और ब्रह्मोस का एक स्टीप डाइव मिसाइल टेस्ट भी हुआ है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है अभी नया, उसके बारे में बात करते हैं। उसने ट्रूथ सोशल में ये अनाउंस कर दिया कि अगर एप्पल चाइना से भारत के अंदर फैक्ट्रीज लेके आता है और अपने जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, खास करके आईफोन्स अगर भारत में मैन्युफैक्चर करता है, तो टिम कुक से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई आपको 25% टैरिफ भरना पड़ेगा। जी हाँ, अगर भारत में कोई आईफोन बनता है तो यूएस में अगर वो सेल करना चाहता है एप्पल, तो उसके ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर लिया है ट्रूथ सोशल में। ऑलरेडी भारत के ऊपर बहुत सारे टैरिफ ट्रंप लगा चुका है। ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज माना जा रहा है कि 25 to 27% टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिए हैं भारत के ऊपर, जो पहले 5 से 7% हुआ करते थे। इसके बाद में ओवर एंड अबाउट दिस ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट से कही थी। और इतना ही नहीं, यूरोप के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप ने पंगा ले लिया है। यूरोप के बारे में ये कहा है कि भाई वो यूएस का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इसलिए 50%, जी हाँ 50% टैरिफ यूएस के यूरोप के प्रोडक्ट्स पे लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, जो यूएस में एक्सपोर्ट होती है यूरोप से। तो भाई एक दिन के अंदर ट्रंप ने भारत से भी पंगा ले लिया और यूरोप से भी पंगा ले लिया। तो आखिर ट्रंप चाहता क्या है? आखिर ट्रंप के माइंड में क्या है? वो करना क्या चाह रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ट्रंप की दिमाग जो है वो थोड़ी फिर चुकी है, ऐसा देखने को मिल रहा है। क्योंकि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी सी टर्न ले चुकी है। जो यूएस का ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी है, प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी हद तक अपने पिछले टर्म में कंट्रोल पे रखा था। लेकिन इस बार उसने वो जो यूएस की टेंडेंसी है, जो भारत के खिलाफ जाने वाली टेंडेंसी है, उसको प्रोत्साहन किया। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? हाँ भाई, इसके पीछे रीज़न तो बहुत सारे हैं। रीज़न कुछ ये भी है कि भाई अभी रिपोर्ट निकली है कि जो भारत ने अटैक्स किए थे पाकिस्तान के अंदर, उसमें जो यूएस का एंटी ड्रोन रडार सिस्टम फ्लॉप हो चुका था। तो ये बात मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सर्कल्स के अंदर पूरे दुनिया में फैल चुकी है। देखिए, वो लोग सीएनएन और गार्डियन के हेडलाइंस नहीं पढ़ते, जो लोग डिफेंस को ट्रैक करते हैं पूरे दुनिया में, मैं सिर्फ यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग सारी खबर रखते हैं कि किस वॉर के अंदर कितने वेपन्स यूज़ हुए हैं और कौन कौन से वेपन्स अच्छे परफॉर्म किए, कौन से खराब। तो ये बात पूरे मार्केट में अभी फैल चुकी है, वेपन्स मार्केट के अंदर। हम वो ऑलरेडी देख रहे हैं कि चाइना का जो चेंगडू है, उसका ऑलमोस्ट 20 to 30% शेयर प्राइसेस गिर चुके हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर, और अभी भी वो गिर रहा है। अगर सीएनएन और गार्डियन जो छाप रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई चाइना के जो मिसाइल सिस्टम्स और इक्विपमेंट बहुत अच्छे चले हैं, तो अगर वो सच है तो फिर स्टॉक प्राइसेस गिर क्यों रहे हैं, राइट? लेकिन वो तो चाइना की बात होगी, लेकिन यूएस के भी डिफेंस सिस्टम्स तो यहाँ फेल हो गए। यूएस के माना जा रहा है कि 2 F-16 भी डिस्ट्रॉय हो गए। यूएस का एक C-130 मीडियम लिफ्ट जो एयरक्राफ्ट है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप, और ऊपर से भारत ने न्यूक्लियर बेस पे भी अटैक कर दिया, तो ट्रंप का जो ट्रंप कार्ड था भारत को चेक पे रखने का, वो कहीं ना कहीं अपसेट हो गया है। और ट्रंप ये देख रहा था कि भाई अगर चाइना से फैक्ट्री शिफ्ट होंगी तो भारत की तरफ नहीं आएगा, वो सीधा यूएस की तरफ आएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा था। लेकिन टिम कुक चाइना से फ्लाइट में उड़ते उड़ते भारत में लैंड हो गया और यूएस गया ही नहीं। तो भारत के अंदर अब फॉक्सकॉन ने हज़ारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट भी इस हफ्ते अनाउंस कर दी है। साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे प्लांट्स अब फॉक्सकॉन बना रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है। टाटा ग्रुप भी इनफैक्ट आईफोन्स वगैरह बनाने वाले हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो पिछले साल
ऑलमोस्ट भारत जो भी आईफोन यूएस के अंदर बिकता है उसका सेकंड हाईएस्ट सप्लायर भारत था पिछले साल। और ये भारत तो उससे पहले था ही नहीं टॉप 2-3 के अंदर, लेकिन पिछले साल ऑलमोस्ट 15 से 20% माना जाता है कि यूएस के अंदर जो भी आईफोन सेल हो रहे तो वो भारत के ही थे। तो इतना इन्फ्लुएंस होने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के सपने जो हैं वो टूट रहे थे, मेक इन अमेरिका वाला, तो इसीलिए उसकी थोड़ी बहुत जल रही है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। लेकिन भारत इसका फ़ायदा भी उठा रहा है। लेकिन उस पे मैं आता हूँ, पहले मैं जस्ट थोड़ा सा डिपेंडेंसीज बता देता हूँ कि यूएस कितना डिपेंडेंट है भारत के ऊपर भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत डिपेंडेंट है। अभी देखिए यूएस में जो भी ट्रैक्टर्स बिकती हैं ज़्यादातर वो भारत से ही आती हैं। मैं ऑलमोस्ट 90% माना जाता है कि भारत से आती है। यूएस में जो लैब मेड डायमंड्स जो हैं वो सारे भारत से ही वहाँ आती हैं, ठीक है। और जो कैप्सिकम्स, कुकुम्बर्स, कारपेट्स, लेनिन आइटम्स, और अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे जो सीड्स वगैरह हैं वो भी भारत से आती है। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भारत से आती हैं, एपीआईज वगैरह भी भारत से आती हैं। तो इनफैक्ट अमेरिका में 2/3 ऑफ ग्रेनाइट जो है, जो घर बनते हैं ना, अभी कोई भी घर बनाता है तो ग्रेनाइट तो यूज़ करता ही है ना, तो 2/3 ऑफ अमेरिका के जो ग्रेनाइट्स इंपोर्ट है वो भारत से आते हैं। तो भाई इतना डिपेंडेंसी डोनाल्ड ट्रंप का भी है, तो अब वो भारत से कंप्लीटली बच के भी नहीं निकल सकता। लेकिन भारत के पास कुछ कार्ड्स हैं, भारत इसको यूज़ करने वाला। अभी वो कैसे यूज़ कर रहा है वो मैं आपको अभी थोड़ा आगे बताऊंगा। जयशंकर जी अभी यूरोप के ट्रिप में हैं और इस ट्रिप में 3 कंट्रीज़ को विजिट कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ के लीडर्स को इन 3 कंट्रीज़ में वो मिलने वाले हैं, नेदरलैंड्स, जर्मनी और डेनमार्क। अब नेदरलैंड्स, जर्मनी और डेनमार्क उन्होंने क्यों चूज़ किया, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। अब जर्मनी की मैं अगर बात करूं तो जर्मनी के साथ भारत ने अभी ही 1 महीने पहले एक मिलिट्री डील साइन की थी। जी हाँ, ये मिलिट्री डील जो है ये 6 सबमरीन के लिए थी, ठीक है। 6 सबमरीन, ये सबमरीन भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे, ठीक है। ये इंपोर्टेड नहीं है, ये भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे। जर्मनी भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने वाला है, और माना जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट $10 बिलियन की डीजल पावर्ड सबमरीन्स का ये डील था। और ये जो डील भारत ने जर्मनी के साथ किया ये पहला डील नहीं है, इससे पहले भी भारत ने जर्मनी से बहुत सारे सबमरीन्स लिए थे। और ये जो डील है ये थाइसन क्रुप मरीन सिस्टम्स, जो जर्मनी की कंपनी है, उसके साथ भारत ने किया है। और भारत का जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो मुंबई में है, वो लोग मिलके ये सबमरीन्स बनाने वाले हैं जर्मनी के साथ। तो भारत ने ये डील जर्मनी के साथ अभी रिसेंटली किया है, और इससे पहले भी बहुत सारा इक्विपमेंट भारत ने खरीदा। इनफैक्ट अगर मैं फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2024 की बात करूँ, पिछले साल, तो एक डेटा मेरे पास आया है कि ऑलमोस्ट 153 मिलियन यूरोस का वेपन्स परचेज भारत ने जर्मनी से किया। और भारत जर्मनी के जो हथियार जर्मनी जो भेजता है उसका 3rd लार्जेस्ट बायर है भारत। तो जर्मनी के साथ भारत यहाँ पे कुछ कर रहा है। और भारत का जो रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंस था, अगर आप मैं 2012 और 2016 की बात करूँ तो 69% था, लेकिन पिछले साल मात्र 36% था जो रशिया से। तो अगर आप एक शिफ्ट यहाँ पे देखेंगे, जर्मनी जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। हालांकि आर्म्स एंड एम्यूनिशन तो यूरोपियन यूनियन कंबाइंड सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी काफ़ी हद तक अपने टैंक्स भेज रहा है और काफ़ी सारा सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। और एट द सेम टाइम अब भारत सडनली ये डिफेंस डील कर रहा है जर्मनी के साथ। और ऐसा नहीं है कि ये डील अभी आज ही साइन हुआ है, पहले भी हम करते थे, लेकिन अब ये टाइमिंग जो है, जयशंकर जी जाके मिले और जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर से भी वो जाके मिले। और इनफैक्ट अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहाँ पे जयशंकर जी ने जर्मनी के जो ऑफिशियल्स के सामने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान, जब जर्मनी के मिनिस्टर्स ने कहा कि भाई वो भारत को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो जयशंकर जी ने कहा कि ये भाई हमारा बायलैटरल इशू है। तो वो काफ़ी डीप एंगेजमेंट यहाँ पे जर्मनी के साथ हो रहा है। और नेदरलैंड की मैं बात करूँ, नेदरलैंड ने पाकिस्तान को बहुत सारे वेपन सप्लाई किए हैं इन द पास्ट, तो कहीं ना कहीं ये उसको भी थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बात जानना पड़ेगा कि नेदरलैंड जो है ना, वो यूरोप की एक ऐसा देश है जो मैक्सिमम कंपनीज
वहाँ से यूरोप के कंपनीज वहाँ से भारत में डील करते हैं। मतलब 300 डच कंपनीज अभी भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। तो नेदरलैंड जो है वो भारत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टनर है ट्रेड के एंगल से। तो कहीं ना कहीं जयशंकर जी नेदरलैंड के साथ भारत के साथ जो ट्रेड का जो पैक्ट्स हैं वो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और डिफेंस के जो पैक्ट्स हैं वो जर्मनी के साथ एनहांस कर रहे हैं। और डेनमार्क जो एक ऐसा देश है जो ईस्टर्न यूरोप के पास है ऑब्वियसली, एंड रशिया यूक्रेन वॉर में भी काफ़ी इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ भी भारत एक इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बना रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस समय यूरोप में बहुत सारे जो डीप स्टेट के लोग हैं और यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं, ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं, इनके साथ आंकड़ा जो है बिगाड़ रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ये बोला था कि भाई 24 आवर्स के अंदर मैं रशिया यूक्रेन का वॉर बंद करवा दूंगा, वो तो उसने किया नहीं। लेकिन आज वो पुतिन के साथ ट्रेड डील्स करने की बातें कर रहा है। पुतिन के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशिया के ऊपर, यूरोपियन यूनियन ने जो सैंक्शंस लगाए हैं पिछले 3.5 साल में मेहनत से, उन सैंक्शंस को हटाने की बातें कर रहा है। तो ये बात खटकती है वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस को, जिन्होंने ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस वॉर के अंदर डाल दिए, तो ये उनको खटक रही है। तो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस जो हैं, इनफैक्ट ईस्टर्न यूरोपियन भी, वो लोग का आंकड़ा ट्रंप के साथ अभी अच्छा नहीं है। तो इस टाइम पे जयशंकर जी वहाँ पे जाके यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ अपने रिलेशंस बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी मिले थे इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन चीफ के साथ 1 महीने पहले। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हमें ये बताती हैं कि भारत कहीं ना कहीं जो यूएस के साथ जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है यूरोप के अंदर एक एलाई के जाने से, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरने की कोशिश कर रहा है। और यूरोप के लिए चाइना का एक ऑप्शन भी बन के आ रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ये बहुत अच्छी तरीके से जान चुका है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइना से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स यूरोप के चाइना से आते हैं। तो भारत में अभी जो मिनरल डिपॉजिट्स वगैरह पाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, और इनफैक्ट कुछ सीक्रेट्स भी हैं जो न्यूज़ डोमेन में बहुत लो प्रोफाइल वे में आई हैं, उसकी भी माना जा रहा है, बातें हो रही हैं इस समय यूरोप के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स में भी। तो इंडिया कहीं ना कहीं ये गेम खेल रहा है ट्रम्प को काउंटर करने का, कि भाई हमारे भी दोस्त यूरोप में के अंदर हैं। अभी थोड़ा सा अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास अगर आते हैं, तो भाई यहाँ पे अभी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ था कि सीपीईसी जो चाइना का फेल्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें $62 बिलियन ऑलरेडी गवा चुका है चाइना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करके, उससे रिलेटेड एक मीटिंग हुआ जहाँ पे अफगानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है और पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है और चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है वैंग, वो तीनों मिले थे वहाँ पे। बीजिंग में ही मीटिंग हुई थी। और अभी यहाँ पे ना थोड़ा एक इंटरेस्टिंग घटना हुई यहाँ पे। जो स्टेटमेंट, ये जो मीटिंग के बाद में जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि अफगानिस्तान हैज़ एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसा लिखा था उन्होंने उनके प्रेस स्टेटमेंट में। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान का स्टेटमेंट देखेंगे जो उन्होंने कहा, उनके लीडर ने कहा, उन्होंने कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा। अफगानिस्तान ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि वो कभी भी किसी भी फॉरेन फोर्स को अफगानिस्तान के अंदर चाइना को एंडेंजर करने नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं चाइना एक पैनिक मोड पे आ चुका है अभी इस समय। भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से ठोका और चाइनीज़ वेपन्स जिस तरह फेल हो चुकी है, वो देखने के बाद भाई चाइना पैनिक मोड पे आ गया। सबसे पहले उसने क्या किया, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि J-30 का इमरजेंसी डिलीवरीज करा रहा है अभी अगस्त महीने में, 30 के 30 एक साथ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बैचेस में, 30 के 30 एक साथ करने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी वो कितना होगा कि नहीं पता नहीं, बट चेक कर तो रहा है ना चाइना। पैनिक मोड पे आ तो गया है ना चाइना। तो पैनिक मोड में आने के बाद उसने क्या किया, भाई झट से बुलाओ यार पाकिस्तानियों को और अफगानिस्तानियों को बीजिंग के अंदर, और उनको थोड़ा एक गुट कर लेते हैं भाई, कि मेरी जो सीपीईसी का रास्ता है जो ग्वादर तक जाता है भाई, वो ना इम्पैक्ट हो, क्योंकि अगर अफगानिस्तान और भारत के साथ जो मिलिट्री अलायंस हो रहा है, जिसके बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियो में बात किया, कैसे भारत ATGMs मिसाइल सिस्टम सप्लाई कर रहा है अफगानिस्तान को, तालिबान को, वो देखने के बाद चाइना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, शॉक हो चुका है। ठीक है, चाइना शॉक हो चुका है ये देख के कि भारत अफगानिस्तान को मिसाइल सिस्टम्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उसके बाद में तुरंत वैंग यी ने बुला दिया इन लोगों को। और अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो लोग भी डिप्लोमेसी सीख गए हैं। वो मीटिंग सबके साथ करते हैं, फोटो सबके साथ खिंचवाते हैं, हाथ भी सबका पकड़ते हैं, लेकिन करते वो अपना ही है अफगान भी। तो
अब वो तालिबान का अपना दिमाग है, तो उन्होंने ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला कि वो सीपैक को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि चाइना के लोगों को एंडेंजर नहीं करने देंगे, ये उन्होंने कहा। अब इतना तो उन्हें बोलना पड़ेगा ना बीजिंग में जाने के बाद। लेकिन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का जो स्टेटमेंट था, उसने ये कहा कि दे ऑल एग्रीड टू BRI एंड सीपैक। तो यहाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये आदत है। मुझे फिर भी ये लग रहा है कि अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो भारत के साथ ज़्यादा कोऑपरेट करेगा, ना कि चाइना और पाकिस्तान के साथ। हालांकि इन पे कोई भरोसा तो नहीं कर सकते, बट अभी का सिचुएशन देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है, जब तक KPK उनको मिल नहीं जाता, दुरंड लाइन जब तक का ऑब्जेक्टिव उनका पूरा नहीं हो जाता, तब तक तो मुझे नहीं लगता वो पूरी तरीके से चाइना और पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे भारत के अगेंस्ट। खैर, मेजर अपडेट ये है कि भारत ने अंडमान निकोबार में एक टेस्ट किए थे, नोटैम इशू किया था, और यहाँ पे माना जा रहा है कि ब्रह्मोस का जो वर्टिकल डाइव वाला जो वेरिएंट है उसको टेस्ट किया था। तो ये जो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि माना जा रहा है कि कैराना हिल्स में यही वाला वेरिएंट यूज़ किया था, और भारत अभी यही वाला जो वेरिएंट अंडमान में वापस टेस्ट कर रहा है। तो कैराना हिल्स में जो ब्रह्मोस का वर्टिकल डीप डाइव वाला वेपन्स यूज़ किया गया था, वही अब अंडमान के अंदर भारत वापस यूज़ कर रहा है। तो क्या भारत एक सिग्नल भेज रहा है कि भाई कुछ ऐसी वैसी हरकत मत करो, हम वापस ये कर सकते हैं? क्या ये एक मैसेज है? क्योंकि अंडमान के पास अभी चाइना का एक सर्वेलेंस वेसल भी घूम रहा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। तो उस टाइम पे ये भेजना, ये टेस्ट करना, मे बी देयर इज अ मैसेज आउट देयर। तो यहाँ पे भारत तो पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है फैटफा को लेके, क्योंकि जून महीने में, मतलब अभी कुछ हफ्तों के अंदर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो फैटफा है उसका मीटिंग है, ठीक है। और उस मीटिंग में पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में डालने की बातें हो रही है अभी, क्योंकि पाकिस्तान 2022 में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का की वजह से बाहर निकल गया था। ऑलमोस्ट 5 साल तक था फैटफा में, बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन अब वो लिस्ट में वापस उसको डाला जाएगा ऐसा लोग बोल रहे हैं, क्योंकि भारत ने बहुत बड़ा डॉसियर कलेक्ट कर दिया, और इस डॉसियर में भारत ने, माना जा रहा है कि ये सारी डिटेल्स लिखे हैं कि कैसे भारत पाकिस्तान में खुलेआम यूनाइटेड नेशंस के डेसिग्नेटेड टेररिस्ट घूम रहे हैं। और इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस के डेसिग्नेटेड टेररिस्ट जिनको भारत ने हिट किया था, उनके जनाजे में पाकिस्तान आर्मी और ISI के लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियोस खिंचवा रहे हैं खुलेआम। तो क्यों पाकिस्तान फैटफा में वापस ग्रे लिस्ट में नहीं आना चाहिए? ये भारत इस चीज़ को उठाने वाला है। अगर फैटफा के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर नहीं डालेगा, तो पर्सनली मुझे लगता है इस बार पाकिस्तान वापस जाने वाला है फैटफा के अंदर, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है। और दूसरा ये भी है कि अगर वर्ल्ड बैंक ना जो $20 बिलियन का एक पैकेज की बात कर रहा है पाकिस्तान को देने के लिए, वो भी पूरा डिरेल हो जाएगा अगर पाकिस्तान फैटफा लिस्ट में वापस चला गया। तो ये बहुत बड़ा घटना होने वाला है अगले कुछ हफ्तों के अंदर। मैं इसको ट्रैक करूंगा मेरे चैनल के अंदर कि भाई ये पाकिस्तान का होता क्या है, वो फैटफा में वापस जाएगा कि नहीं। यूनाइटेड नेशंस में भाई भारत ने पाकिस्तान की वापस धज्जियां उड़ा दी हैं। वहाँ पे भारत ने पाकिस्तान का जो डिसइंफॉर्मेशन है इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, हमारे जो एम्बेसडर हैं पार्वतनेनी हरीश, 65 ईयर ओल्ड, उन्होंने कहा है कि 65 ईयर ओल्ड ट्रीटी ने 3 से 4 वॉर्स सर्वाइव किए, लेकिन भारत ने हमेशा पेशेंस दिखाया है। लेकिन उसके अगेंस्ट भारत को मिला क्या है? 20,000 इंडियंस मारे गए हैं टेरर अटैक्स में पिछले 40 सालों में। तो भारत को इसमें कुछ मिला नहीं है ये ट्रीटी के तहत, तो इसलिए ये अबेंस में रहेगा। भारत ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। तो एक तरफ तो बेसिकली भारत ने एक मिडिल फिंगर दिखा दिया है पाकिस्तान को और यूनाइटेड नेशंस को भी और वर्ल्ड बैंक को भी, कि भाई हम इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में ही रखेंगे। तो ये भारत का ऑफिशियल पोजीशन बन गया है। और ये भारत ने ये कहा है कि हम इसको तब तक रखेंगे जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं कर लेता। मतलब आप समझिए क्या है, पाकिस्तान तो कभी बंद नहीं करने वाला, या करने वाला है, आई डोंट नो। तो इसका मतलब परमानेंटली IWT इंडेफिनेटली अबेंस में है। तो भाई बहुत ख़राब टाइम आने वाला है पाकिस्तान का। जयशंकर जी ने भाई यूरोप में जर्मनी के लीडर्स के सामने बोल दिया कि भाई 3 चीज़ें उन्होंने बेसिकली बोल दिया कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है हम नहीं सहने वाले, क्योंकि ऑब्वियसली भारत भी एक न्यूक्लियर पावर है। और दूसरा, टेररिज्म के ऊपर लेके ज़ीरो टॉलरेंस है, ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब खुद को डिफेंड भी करेगा। तो भाई ये 3 चीज़ें उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप में क्लियर कर दी हैं। रशिया ने जो पार्लियामेंट्री कमेटी गई थी ऑल पार्टी की, जो जिसमें कनिमोजी DMK के कनिमोजी भी थी,
वो जाके मिले थे डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर आंद्रे रुदेनको से रशिया के अंदर, और उसमें उस मीटिंग के बाद में रशिया ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है भारत को टेररिज्म के साथ फाइट करने के लिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक ये भी डिक्लेरेशन साइन किया कि वो यूनाइटेड नेशंस, ब्रिक्स और एसईओ में भारत को सपोर्ट करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो भाई डेफिनेटली ये चीज़ नोट करने वाली है। ब्रिक्स और एसईओ के अंदर चाइना भी इन्वॉल्व है, और रशिया ने ये कमिट कर दिया है कि जब टेररिज्म की बात आती है तो वो भारत का साइड लेंगे। मतलब ये बात चाइना को अच्छी नहीं लगेगी। यूनाइटेड नेशंस में भी रशिया सपोर्ट करेगा, ये बात यूरोप को अच्छी नहीं लगेगी। और यूएस का तो क्या ही पता, आजकल उसको कुछ समझ में नहीं आता यूएस के दिमाग में क्या चल रहा है। खैर, हमारे जो डीआरडीओ के जो चीफ हैं उन्होंने ये कहा है कि आकाश तीर मिसाइल सिस्टम्स जो है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर्स इस साल आएंगे, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा। पॉसिबल है डेफिनेटली, पूरी दुनिया देख रही है कितना अच्छा उसने परफॉर्म किया है। पहलगाम अटैक एक इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, ऐसा एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और एक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ जो थे एम के नारायणन ने। उन्होंने ये बोला है कि भाई ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको थोड़ा सा मुझे ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये शायद हमारे आर्म फोर्सेस को पता था कि ऐसा अटैक प्लान था। तो वो कहना क्या चाह रहे थे ये उन्होंने क्लियरली बोला नहीं है, बट एक समिट में, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स का समिट जो हो रहा था वेस्ट बंगाल के अंदर, उसमें उन्होंने ये बात बोला है। तो ये थे आज के अपडेट्स, और मैं और वीडियोस लेके आऊँगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं डेली अपडेट्स लेके आऊँगा जियो पॉलिटिक्स के बारे में, पूरी दुनिया को कवर करूँगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।